चंद्रशेखर आजाद आज इस देश के बहुजनों की एकमात्र बुलंद आवाज, जो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के सवाल को, आदिवासियों के सवाल को पूरी सच्चाई से संसद में उठाने का दम रखता है, गुद्दा रखता है। नहीं तो कौन है जो इतनी ठसक से जय भीम, जय फूले, जय पेरियार का नारा संसद में लगा सके? ये चंद्रशेखर पहुंचा है। चंद्रशेखर बहुजन समाज का शेर है, बहुजन समाज का सबसे बड़ा नेता आज की तारीख में चंद्रशेखर बनकर उभरा है और इस देश का भविष्य का प्रधानमंत्री चंद्रशेखर होगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हाल ही में डीयू के लॉ फैकल्टी के अंदर एक प्रस्ताव लाए गए थे जिसमें था कि मनुस्मृति पढ़ाई जाए। हालांकि ये प्रस्ताव खारिज हो गया है, लेकिन बयानबाजियां अभी भी चल रही हैं। ओम सुधा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या प्रतिक्रिया है। ये खबर सुन के क्या लगा आपको, क्या कहेंगे, क्या विचार है आपके कि लॉ फैकल्टी में डीयू में मनुस्मृति पढ़ाने के लिए प्रस्ताव लाए जाते हैं? मुझे तो कम से कम कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो मनुस्मृति को मानने वाले लोग ही बैठे हुए हैं। और वो लोग ऐसा नहीं है कि कोई छुप कर, कोई ढक कर कोई मनुस्मृति की बात कर रहे हो। वो खुलकर उनके सांसद और मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के सांसद, मंत्री, विधायक, तमाम नेता उनके, वो खुलकर मनुस्मृति के वकालत करते रहे। कोई नया इसमें है नहीं, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। ये लोग असल में ब्राह्मणवाद के नशे में इतना चूर हो गए हैं, चूंकि ये तीसरी बार सत्ता में आए हैं। अब ये इतना मगरूर हो गए हैं कि इनको लगता है कि जो जो काम बच गया है, जो कथित रूप से जो हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, जो कि असल में हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि जो है सवर्ण ब्राह्मण राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये ब्राह्मण राष्ट्र है। तो जिस ब्राह्मण राष्ट्र की कल्पना ये करते रहे हैं, जिस ब्राह्मण राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र कह के प्रचारित करते रहे, अब उनको लगता है कि चूंकि तीसरा कार्यकाल है उनकी राजनीति का, तो अब यहाँ से डाउनफॉल शुरू हो गया है। अब उनको लगता है कि जो बचा खुचा है वो जितना जो है कर सकते हैं कोशिश हिंदू राष्ट्र बनाने की, हिंदू राष्ट्र बचाने की, वो सब कर ली जाए। और हिंदू राष्ट्र का इनका जो कथित रूप से हिंदू राष्ट्र है, जिसे हम ब्राह्मण राष्ट्र कहते हैं, उसका मूल तत्व ही जो है यही है कि दलितों, पिछड़ों को दबाया जाए। ये वही कर रहे हैं, स्त्रियों को दबाया जाए। और यह जो मनुस्मृति, यह जो दुनिया की सबसे घटिया किताब है, जिस मनुस्मृति को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जलाया था, जिस मनुस्मृति में महिलाओं को जानवर से भी बदतर दर्जा दिया गया है, दलितों, पिछड़ों को जो है जानवर से भी घृणित स्थान दिया गया है, उस मनुस्मृति को देश के पाठ्यक्रम में लागू करना, ये समझना मुश्किल नहीं है कि सरकार के मंसूबे क्या हैं। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जैसे कि ये सरकार चल रही है, आने वाले समय में फिर ये प्रस्ताव लाए जा सकते हैं और लगाया भी, लागू भी किया जा सकता है? अब आप समझ लीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में कमजोर हो गई है, तब वो मनुस्मृति को लागू करने का प्रस्ताव ला रही है। आप समझिए, अगर ये एक बार और सत्ता में आ गए तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए शिक्षा मंत्री ने तो कह दिया कि ये संविधान के ऊपर, ये मनुस्मृति का, अगर मनुस्मृति लागू करते हैं तो ये जो है संविधान का अपमान होगा। ये तो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी को कैसे घेर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, तो उसी पार्टी के लोग भी तो ये लागू करने की बात कौन कर रहा है? उसी पार्टी के लोग कर रहे हैं ना। और मैं तो बस ये कह रहा हूं, अगर ये चौथी बार सत्ता में आते हैं तो ये संसद से ये कानून पास करा देंगे कि इस देश का जो दलित पिछड़ा है वो गले में हरिया और कमर में झाड़ू टांग कर चली। ये मैं लिख कर देता हूं, क्योंकि वो गति तो कर चुके हैं। तमाम सरकारी नौकरी के रास्ते, दरवाजे बंद कर दिए गए। जी रहे हैं आप। अजित पवार कह रहे हैं कि ये भ्रम में ना जिए, किसी की हिम्मत नहीं है कि संविधान को छू भी दे, किसी की हिम्मत नहीं है संविधान को बदलने की, इतनी औकात किसी की है ही नहीं, भ्रम में मत पलिए। संविधान बदलना किसको कहते हैं? इस देश में आज भी अगर दलित जो है वाइस चांसलर नहीं बन सकता है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं संविधान के साथ दिक्कत है। अगर इस देश में एक चुने हुए आदिवासी मुख्यमंत्री को बिना किसी ठोस वजह के आप गलत आरोप लगाकर जेल भेज दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप संविधान को छेड़ रहे हैं।
अगर आज इस देश में ईडी और सीबीआई का उपयोग सिर्फ विपक्ष को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है, इसका मतलब है कि संविधान कमजोर है। आज अगर हम जंतर मंतर पर प्रतिरोध नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि संविधान को छेड़ा जा रहा है, संविधान को बदला जा रहा है। कौन नहीं जानता है कि देश की अदालतों में कैसे फैसले हो रहे हैं? कौन नहीं जानता है कि सत्ता के तमाम संसाधनों पर एक खास जाति, ब्राह्मण जाति का वर्चस्व है? कौन नहीं जानता है? तो यही तो है मनुस्मृति। और कहते क्या हैं? अगर इस देश में एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुलपति शेड्यूल कास्ट नहीं है, दलित नहीं है, इसका मतलब है इस देश में मनुस्मृति लागू है पहले से। अगर सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 2 ही जज जो है शेड्यूल कास्ट का है, एक भी जज ओबीसी का नहीं है, इसका मतलब है कि इस देश में मनुस्मृति लागू है। अगर जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में एक भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं है, इसका मतलब है इस देश में मनुस्मृति लागू है। अगर एक भी मुख्य धारा के चैनल का संपादक, पत्रकार दलित पिछड़ा नहीं है, आदिवासी नहीं है, इसका मतलब है कि इस देश में मनुस्मृति लागू है। कौन कहता है? तो एक कहने की बात है कि मनुस्मृति पढ़ाया जाएगा। मनुस्मृति तो इस देश में लागू है। इस देश के संस्थान मनुस्मृति के आधार पर काम कर रहे हैं। अगर मनुस्मृति इस देश में लागू नहीं है, इस देश के तमाम जेलों में सबसे अधिक दलित, पिछड़ा और मुसलमान क्यों बंद है? मनुस्मृति लागू है देश में। आज भी जो है राष्ट्रपति तक को जो है माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को गर्भगृह नहीं घुसने दिया गया, तो मनुस्मृति नहीं है तो क्या है? आज भी जो है देश में ऐसे कई मंदिर हैं जहां शूद्र नहीं जा सकते, ओबीसी और शेड्यूल कास्ट नहीं जा सकते। क्या मनुस्मृति लागू नहीं है? तो मनुस्मृति तो इस देश में लागू है। अब इसमें मंत्री कुछ बयान दें या सांसद कुछ कहें या सरकार, प्रधानमंत्री कुछ कहें, इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस देश में मनुस्मृति लागू है, मनुस्मृति काम कर रहा है। दलित नेता की बात कर ले, चंद्रशेखर आजाद लगातार संसद पहुंचे और उसके बाद से पावर दिखा रहे हैं। लगातार नेताओं जो है सरकारों को पत्र लिखकर आगाह कर रहे हैं, औचक निरीक्षण भी करने लगे हैं, अस्पतालों के, विद्यालयों के मिल रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि इनकी मूलभूत जो सुविधाएं हैं जो सरकार की तरफ से मुहैया होनी चाहिए वो मिलनी भी चाहिए, इन तक पहुँचनी भी चाहिए। तो क्या लगता है ये दलित नेता जो मनुस्मृति वाला दीवार है वो तोड़ देगा? देखिए, ऐसा कह के कि स्कूल का निरीक्षण कर रहे हैं तो विभाग जा रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद के कद को छोटा किया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद आज इस देश के बहुजनों की एकमात्र बुलंद आवाज है। चंद्रशेखर आजाद एकमात्र आवाज है जो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के सवाल को, आदिवासियों के सवाल को पूरी सच्चाई से संसद में उठाने का दम रखता है, गुद्दा रखता है। चंद्रशेखर आजाद भविष्य के बहुजन राजनीति के सितारे हैं। वो इस समाज के, इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के दिल में जो आवाज बसती है आज, उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। आज चंद्रशेखर आजाद संसद में पहुंचे हैं, इसका मतलब है इस देश के करोड़ों बहुजनों की आवाज आज संसद में है। नहीं तो कौन है जो इतनी ठसक से जय भीम, जय फूले, जय पेरियार का नारा संसद में लगा सके? ये चंद्रशेखर पहुंचा है। चंद्रशेखर बहुजन समाज का शेर है, चंद्रशेखर बहुजन समाज की आवाज है और भविष्य का बहुजन समाज का सबसे बड़ा नेता आज की तारीख में चंद्रशेखर बनकर उभरा है और इस देश का भविष्य का प्रधानमंत्री चंद्रशेखर होगा। कई सारी बातें चल रही है आपके विषय पे कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, विधानसभा के चुनाव, क्या है सच्चाई बताइए आपने मुझे। नहीं, भारतीय संविधान तो ब्यूटी इजाजत देता ही है ना चुनाव लड़ने की, और आप सत्ता में होते हैं जब, तब आप अपने लोगों के लिए ज्यादा कर पाते हैं। पॉलिटिकल पावर ही वो चाबी है जिससे सारे दरवाजे खुलते हैं। तो मुझे लगता है कि समय आ गया है। अगर समाज, मेरा जो बहुजन समाज है, मेरा बहुजन समाज चाहेगा कि मैं चुनावी राजनीति में आऊं तो मैं उसके लिए तैयार हूं। देश वैसे भी संसदीय लोकतंत्र वाला देश है और अगर मेरा समाज चाहेगा, मेरे समाज से जो है लगातार बहुजन समाज के लोग मुझे कहते हैं कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, विधानसभा, संसद जाना चाहिए। समाज जो आदेश करेगा, समाज का आदेश सर आंखों पर। समाज चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। कहाँ से लड़ेंगे? सीट तय हो गया, कहाँ से लड़ेंगे? नहीं, सीट मैं तय करने वाला कौन होता हूँ। अब
अब समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, इतने जानने समाज से ज्यादा तो आंकड़े निकालने पड़ते हैं कि कितने प्रतिशत वोट है, किस जाति के हैं, वो सब देखना पड़ता है जीतने के लिए। नहीं, वो तो ठीक है, जो जीतने के लिए लड़ते हैं, जिनको जीतने के लिए लड़ना है, बिकने के लिए लड़ना है, वो इस गणना में पड़ते हैं। मुझे लगता है कि बहुजन समाज का जो दर्द है, आज भी अगर किसी दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, इस दर्द को दुनिया के मंच पर रखने का काम मुझे करना है। तो बड़े मंच की दरकार तो है। आज भी जो है किसी दलित भाई के साथ छुआछूत होता है, भेदभाव होता है, उस दर्द को बड़े मंच पे तो रखना पड़ेगा। बड़ा मंच चाहिए, ताकत तो चाहिए, सत्ता तो चाहिए, ताकि जो है हम अपने समाज के लोगों को मजबूत कर सकें। हम मजबूत होंगे, इसका मतलब समाज मजबूत होगा, तो समाज की मजबूती के लिए, समाज के चाहने पर हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, संसद में चंद्रशेखर आज़ाद पहुंच चुके हैं और उनका जो है पावर, उनका जो जलवा है वो तो दिख ही रहा है। आने वाले समय में ओम सुधा ने ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जनता चाहती है पावर। जब तक पावर नहीं होगा आप न्याय नहीं दिला पाएंगे। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।